दोस्तों नमस्कार। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? क्या आपको पता है कि एक छोटा सा देश इतना महाशक्ति, एक सुपर पावर कैसे बना? क्या आपको पता है कि वो देश अपनी ऐसी स्थिति को कब तक बरकरार रख पाएगा? क्या आपको लगता है कि इंडिया कभी उस महाशक्ति जैसा बन पाएगा? तो जैसा आपके दिमाग में विचार आ रहा है कि वो देश कौन सा है, तो सच में वो देश अमेरिका है, जिसको यूनाइटेड स्टेट के नाम से आप जानते हो। तो हम बिना समय गवाए हुए जानते हैं कि वो देश कैसे सुपर पावर बना। और अगर हम आज के प्रेजेंट टाइम की बात करें तो आप अगर देखो कि अमेरिका की स्थिति क्या है। अमेरिका को अगर देखा जाए कि दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जीडीपी के मामले में $20 ट्रिलियन की उसकी अर्थव्यवस्था है। $20 ट्रिलियन। अगर आप चाइना को कंपेयर करो, बेशक आपको लगता है कि चाइना भी सुपर पावर बन चुका है, तो नहीं, चाइना की इकोनॉमी है $14 ट्रिलियन की। अगर आप इंडिया से कंपेयर करो तो इंडिया की इकोनॉमी है $3.1 ट्रिलियन की। दूसरे अगर हम इंडिया की इससे कंपेयर करें तो अमेरिका का एक छोटा सा शहर है, छोटा सा राज्य है जिसको कैलिफोर्निया के नाम से जानते हो, जहां पे आप हॉलीवुड और बाकी इंडस्ट्री को वहीं देखते हो। सिलिकॉन वैली भी अमेरिका के कैलिफोर्निया में ही है। तो अगर कैलिफोर्निया की बात करें तो कैलिफोर्निया की इकोनॉमी $3 ट्रिलियन की है, और वही पूरे इंडिया की इकोनॉमी वो भी $3.1 ट्रिलियन की है। तो आप अमेरिका के एक स्टेट कैलिफोर्निया को कंपेयर कर सकते हो पूरे इंडिया से। अब अगर हम बात करें कि अमेरिका की आर्मी, तो अमेरिका की आर्मी पूरी दुनिया में लगभग 70 to 80 कंट्रीज है जहां पे अमेरिका ने अपना एयर बेस या मिलिट्री बेस या नेवल बेस बना रखा है। अब अगर देखो आप कि अमेरिका अपनी इसी स्थिति की वजह से जहां भी कहीं समस्या होती है 1 से 2 दिन के अंदर कोई भी स्ट्राइक करने के लिए रेडी होता है। फिर अगर देखो आप कि दुनिया में अगर हम नोबेल प्राइज की बात करें तो अब तक सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज अमेरिका के पास है। अगर आप ओलंपिक की बात करो तो ओलंपिक मेडल में भी अमेरिका आगे है। अब अगर देखा जाए कि ऐसी स्थिति अमेरिका ने रातों रात तो पाई नहीं होगी। एक छोटा सा देश था, कभी ब्रिटेन का उपनिवेश था, जहां पे उपनिवेशवाद की शुरुआत होती है और वो देश ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस के द्वारा एकदम से तोड़ दिया जाता है। अब ऐसी स्थिति कैसे बन गई कि अमेरिका धीरे धीरे कैसे सुपर पावर बना? तो इसके पीछे 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो पॉलिटिकल रीजन हो सकता है, दूसरा इकोनॉमिकल रीजन हो सकता है। तो पहले हम बात करते हैं अपने पॉलिटिकल रीजन की। तो अमेरिका में सबसे पहले अगर देखा जाए कि ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस जैसे देश जब वहां पहुंचे, ठीक है, तो उनके पहुंचने से पहले अमेरिका की खोज हो चुकी थी। स्पेनिश नाविक था जिसका नाम था कोलंबस। वो ढूंढने तो चला था इंडिया को, लेकिन वो ढूंढते हुए पहुंच गया अमेरिका। और अमेरिका में जब गया तो वहां देखा कि वहां के रहने वाले लोग बड़े ही पिछड़े हुए लोग हैं। रिसोर्स अमेरिका में बहुत ज्यादा है, चारों तरफ बहुत सारी माइंस बिखरी पड़ी हुई हैं, जंगल में जानवर भरे पड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी उसको यूज करने वाला नहीं। तो पूरा यूरोप अमेरिका की तरफ टूट पड़ा और इसी कंडीशन में ब्रिटेन ने अमेरिका को अपना गुलाम बना लिया। अब ये कंडीशन आई कैसे? क्यों? अमेरिका के जो लोग रहने वाले जो लोग थे, जिनको आप रेड इंडियंस के नाम से जानते हो, मैं आपके सामने कुछ स्लाइड रख के सामने रख रहा हूं। मंगोलियन प्रजाति के लोग थे और बड़े पिछड़े हुए लोग थे। जब ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन के लोग वहां पहुंचे आर्मी के वेश में, तो इन लोगों को पहले तो मारना शुरू किया। ये सीधे साधे लोग थे और थोड़े एग्रेसिव थे। दूसरा, इन लोगों की मौत इस तरह भी होने लगी कि इन लोगों के पास अभी तक कोई बीमारियां आ नहीं पाई थी, क्योंकि दुनिया से अलग रहते थे। लेकिन जब यूरोप के लोग वहां पहुंचे और यूरोप के लोगों के माध्यम से बहुत सारी बीमारियां पहुंची, तो इन लोगों की पॉपुलेशन बड़ी तेजी से घटनी शुरू हो जाती है और ऐसी कंडीशन आती है कि ब्रिटेन के द्वारा इनको गुलाम बना लिया जाता है। फाइनली कुछ दिनों के बाद इन लोगों ने अमेरिका के लोगों ने ब्रिटेन से आजादी पाने के लिए मूवमेंट करना शुरू किया, क्योंकि अमेरिका में जो रहने वाले लोग थे वो भी यूरोप के लोग थे। यूरोप के लोग अमेरिका में आके रहना शुरू करते हैं और वहीं पे अमेरिका को ही वो लोग अपना देश मानते थे कि अब अमेरिका उनका अपना देश है और हमें ब्रिटेन से गुलामी से आजादी से चाहिए। ऐसी कंडीशन होती है। और अगर देखा जाए तो 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने ब्रिटेन से आजादी पा ली। अब अमेरिका ने ब्रिटेन से आजादी तो पा ली, लेकिन जरा देखो आपकी अभी भी अमेरिका के सामने एक बड़ी समस्या थी, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूं कि जो आज का अमेरिका दिख रहा है, कुछ स्टेट तो यूनाइटेड स्टेट के साथ शामिल हो चुके थे, बाकी स्टेट अभी अमेरिका के साथ शामिल नहीं थे। लेकिन अमेरिका में क्या था, 1789 में दुनिया का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बना, लिखित संविधान बना, और वहां पे समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की बातें बड़ी ही आम जनता तक तेजी से पहुंचाई जा रही थी।
तो जो नए राज्य थे, इन राज्यों को यह लगता था कि अगर वो अमेरिका के साथ शामिल होते हैं, वनस्पत की फ्रांस और स्पेन के साथ अपने संबंधों को खत्म करके अगर अमेरिका के साथ शामिल होते हैं तो उनके लिए यहां स्थिति ज्यादा अच्छी होगी। यही रीजन था कि ये सारे देश अमेरिका के साथ शामिल हो जाते हैं और एक नए यूनाइटेड स्टेट का जन्म होता है। लेकिन अगर दूसरी चीज अगर देखा जाए कि अभी भी अमेरिका में प्रॉब्लम तो थी, ठीक है, लेकिन उन चीजों को अमेरिका ने धीरे धीरे सॉल्व करना शुरू कर दिया। अगर आगे देखा जाए तो भाई बहुत सारे राज्य अमेरिका में शामिल हो गए, अमेरिका यूनाइटेड स्टेट के रूप में कन्वर्ट हो चुका था और उसे अब यूरोपीय राजनीति में भी थोड़ा सम्मान मिलना शुरू हो गया। लेकिन ये तो थी उसकी पॉलिटिकल कहानी। अभी भी अगर देखो आप कि एक बड़ी कंडीशन ये थी कि अमेरिका में अभी भी क्षेत्रों का विस्तार किया जाना था। भाई राज्य तो आ गए, लेकिन अमेरिका खुद भी चाहता था कि अपने पूरे भौगोलिक क्षेत्र को और भी विस्तार दिया जाए। इसी कंडीशन में 1867 यहां पे मेंशन है, लेकिन 67 में अमेरिका ने रसिया से अलास्का को खरीद लिया। अब अलास्का जो था अमेरिका का पार्ट बन गया। दूसरा 1898 में अगर देखो आपकी हवाई द्वीप समूह, अगर आप हवाई द्वीप समूह अगर मैप में देख सकते हो आप कि ये लोकेशन, ये हवाई आइलैंड है, ठीक है, जहां पे पर्ल हार्बर की लोकेशन आपको मिलती है। हवाई आइलैंड को भी अमेरिका ने कब्जा कर लिया और वहां पे जो एम्पायर था उसको खत्म कर दिया। अब अमेरिका के लिए अगर पॉलिटिकल चीजों को अगर देखा जाए तो कंट्रोल किया जा चुका था। अगला मुद्दा आता है कि आर्थिक रूप से, तो भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत ब्रिटेन में हुई, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन में हुई और ब्रिटेन इसके माध्यम से सुपर पावर बना। जाहिर सी बात है कि अमेरिका के ऊपर भी इन चीजों का प्रभाव पड़ना लाजमी था, लेकिन अमेरिका ने इन चीजों को दो तरीके से लिया। उसने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों को एक साथ लेकर काम करना शुरू किया। एग्रीकल्चर के लिए ढेर सारी नहरों का निर्माण किया गया। आप देख रहे हो कि ईरी नहर का जो निर्माण किया गया, बेसिकली इसके दो पर्पस थे। इस नहर के माध्यम से एग्रीकल्चर को ढेर सारा पानी मिल सके, दूसरा इससे सस्ता आसपास जाने के लिए ताकि कच्चे माल को शहरों तक पहुंचाया जा सके और तैयार माल को गांव तक पहुंचाना आसानी से हो सके। इसीलिए ईरी नहर का निर्माण किया गया। और इसी समय देखो कि 1794 को फिलाडेल्फिया से पेंसिल्वेनिया तक पहली पक्की सड़क का निर्माण किया गया। 1837 में पहली टेलीग्राफ लाइन का निर्माण किया गया और इन चीजों के माध्यम से न्यूयॉर्क शहर का महत्व बढ़ गया। अब अमेरिका ने पॉलिटिकली अपने आप को स्ट्रांग कर लिया, इकोनॉमिकली उसने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों को ध्यान देना शुरू किया। सूती वस्त्र उद्योग को अमेरिका में पहली बार ध्यान दिया गया और उसका मशीनीकरण किया गया। अब वो समय आ चुका था कि अमेरिका इकोनॉमिक और पॉलिटिकली दोनों स्ट्रांग हो चुका था। बस उसे एक मौके की तलाश थी जिससे कि वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एंटर कर सके और ये मौका उसे जल्दी मिल गया। आप अगर देखो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में पूरा का पूरा यूरोप जहां एक तरफ परेशान था और यूरोप के देश टूट रहे थे, अब अमेरिका ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किया और यूरोप के देशों में इंटरेस्ट दिखाया, उनको कर्ज दिया, युद्ध के बीच में हथियारों की सप्लाई की। अमेरिका दुनिया का एकमात्र देश था जिसने कि वर्ल्ड वॉर से मुनाफा कमाया और वर्ल्ड वॉर से मुनाफा कमाने के बाद अमेरिका ने यूरोप की राजनीति में पूरी तरह दखल देना शुरू किया। यही कंडीशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पे रही कि अमेरिका ने अपने आप को फिर से मजबूत किया। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसकी भूमिका बहुत ज्यादा थी, लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि मेनलैंड, एक पर्ल हार्बर को छोड़ के अमेरिका के मेनलैंड पे वॉर नहीं किया गया, तो यूरोप के सामने फिर समस्या थी, अमेरिका सुपर पावर बना। अब ऐसी कंडीशन में देखो आप कि अमेरिका ने ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944 में यूरोप और दुनिया को फिर से रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, ब्रेटन वुड्स के नाम से जानते हो आप। 1944 में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई ब्रेटन वुड्स ट्विंस कौन सी है, तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। अब अमेरिका ने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के माध्यम से पूरी दुनिया को कर्ज देना शुरू करता है, खास करके यूरोप में, और अमेरिका सुपर पावर के रूप में तब्दील हो जाता है। एक संस्था अमेरिका के माध्यम से और बनाई गई जिसको आप जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के नाम से जानते हो। आज प्रेजेंट टाइम में जो WTO है वो गैट का ही एक नया वर्जन है। अब अमेरिका सुपर पावर बन चुका है। अब जरा देखो आपकी, अगर ये पूछा जाए कि अमेरिका को सुपर पावर बनाने में किनका कंट्रीब्यूशन था, तो अमेरिका में सुपर पावर बनाने में सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन था। कुछ ऐसे लोग थे जो मिलिट्री के रूप में बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे और कहीं भी वॉर करने को तैयार थे, और कुछ ऐसे लोग भी थे जो शांति के पहल, जैसे अगर देखो आपके रोनाल्ड रीगन, जॉर्ज बुश, इन्होंने मिलिट्री का सहारा लिया और दुनिया में हस्तक्षेप किया। वहीं आप अगर देखो कि रोनाल्ड रीगन, ठीक है, उसके बाद फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। रीगन को देखा जाए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया की पहली जो वैश्विक संस्था थी लीग ऑफ नेशन, रोनाल्ड रीगन का योगदान था। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को अगर देखो आप तो ये भी दुनिया में पीस अलायंस
बनाए जाने के बहुत बड़े समर्थक थे और यूएनओ के गठन में इनकी भी मेन भूमिका थी। अब अमेरिका पूरी दुनिया में एक महाशक्ति के रूप में आ चुका है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर बीत चुका है। अमेरिका का रसिया के साथ कोल्ड वॉर भी होता है। मैंने पहले ही बताया था कोल्ड वॉर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा वॉर, एक ऐसा मानसिक युद्ध जो कभी हुआ ही नहीं, सिर्फ दिमाग के स्तर पर लड़ा गया, गुटबाजी की गई, लेकिन दुनिया को डराता रहा कि दुनिया एक बार फिर से वर्ल्ड वॉर की स्थिति में आ सकती है। इसके बाद अगर देखो आप कि अमेरिका ने इसी समय नाटो का गठन किया और नाटो के माध्यम से उसने दुनिया में हर जगह इंटरफेयर करना शुरू किया अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए। फिर 1990 के दशक में अगर देखा जाए तो इंटरनेट क्रांति ने अमेरिका को सुपर पावर बनाने में फिर से एक बड़ा योगदान दिया। अमेरिका सुपर पावर बनकर पूरी दुनिया के सामने आ गया। और बड़ी चीज है कि कोल्ड वॉर समाप्त होने के बाद भी अमेरिका ने अपनी शक्ति को कमजोर नहीं किया, बल्कि अपने सैन्य अड्डों का और विस्तार किया, न कि कम किया। इसके बाद अगर देखो आपकी अमेरिका सुपर पावर रहा और अभी प्रेजेंट टाइम में आतंकवाद के खिलाफ जो युद्ध चल रहा है, इसके माध्यम से अपनी शक्ति बना रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसी स्थिति जो अमेरिका इतना बड़ा सुपर पावर बन गया, विकासशील देश अमेरिका जैसा बनना चाहते हैं, क्या ऐसी कंडीशन हमेशा बनी रह सकती है? तो इसके बारे में जरा हम देखते हैं। तो अगर देखा जाए कि अमेरिका में 1% लोग, मात्र 1% लोग हैं जिनके पास पूरे अमेरिका की 42.5% कैपिटल है। अमेरिका में 1% लोग, ठीक, ऐसे हैं जिनके पास पूरे अमेरिका की 42.5% कैपिटल है। इसके बाद अगर देखो कि अमेरिका में 30% लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना घर भी नहीं है, मतलब इतनी बड़ी सुपर पावर है, ठीक है, लेकिन वहां पे 30% लोगों के पास अपना घर नहीं जिसमें वो रहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो आप कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक में आज भी अमेरिका नंबर 1 नहीं है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड जैसे देश। अगर हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते हो, जहां खुशहाली की बात करते हो, उसमें भी अमेरिका की रैंक नीचे है। एक समस्या अमेरिका में और भी आ रही है, आज तक हथियार रखने के लिए गन लॉ पे कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, कोई नियम नहीं बनाया गया, जिससे कि अक्सर करके अमेरिका में ढेर सारे लोग मारे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन, ऐसा नहीं कि अमेरिका सुपर पावर है और ऐसी कंडीशन वो जिंदगी भर या आने वाले समय में बना के रखेगा। अगर अमेरिका में देखो तो सर्विस सेक्टर से उसकी इनकम 77% से ज्यादा है, ठीक है। लेकिन जरा देखो आपकी वही मैन्युफैक्चरिंग में अमेरिका धीरे धीरे चाइना, इंडिया जैसे देशों के मुकाबले पीछे छूटता जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन बनाए रखने के लिए अमेरिका को और भी मेहनत करनी पड़ेगी और अपने आप को फिर से एक बार ऊपर उठाना होगा। जैसा कि 20वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में अमेरिका में नए नए इनोवेशन हुए, चाहे वो इंटरनेट की बात हो, कंप्यूटर की बात हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात हो, तो उसे फिर से इन चीजों को बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूं मैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, बात, ये चीजें अच्छी लगी होंगी। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू।